नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे मीडिया रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले एक टूल आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग पर। आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग क्यों इम्पोर्टेंट है मीडिया रिसर्च में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शिशिर बासु, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर शिशिर बासु आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो और हाँ, बोलिए। जी, तो प्रोफेसर शिशिर बासु, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं कि अगर जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, आर्ट ऑफ हाँ। इंटरव्यूइंग क्यों इम्पोर्टेंट है मीडिया रिसर्च में, और क्या इसको किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं जब आप इंटरव्यू एडमिनिस्टर करते हैं या इंटरव्यू किसी का लेते हैं? क्या ये ऑनलाइन किया जा सकता है या फेस टू फेस भी होता है या ऑनलाइन भी किया जा सकता है, और इसके क्या मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं? तो इस पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, तो कहाँ से शुरू करें? तो आपने इंटरव्यू क्या है, कहा। आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग क्यों इम्पोर्टेंट है अच्छा, मीडिया रिसर्च में, ठीक। और ये हाँ, क्या है, क्या टूल है ठीक ये? ठीक। आपने इसको जो टाइटल दिया है आर्ट ऑफ इंटरव्यू, जी जब हम लोग आर्ट के बात करते हैं उसका मतलब एक क्रिएटिव होते हैं। जी हाँ, तो अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं, इसको क्रिएटिव कहा जाता है। इसको हम स्किल्स भी कह सकते हैं। जी। टू इंटरव्यू स्किल्स। हाँ, अच्छा, ये स्किल। एक हाँ, उस एज अ स्किल हम इसको देख सकते हैं। और इसको हम साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ रीति, इसको कुछ थियरी, कुछ इसको फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है एक क्रिएटिव है तो मेरा मन में जो चाहे वो कर सकते हैं, नहीं। ये तो इंटरव्यूइंग, और जैसे आपने कहा आर्ट ऑफ इंटरव्यू इज क्रिएटिव, ये एक स्किल भी है और एक साइंस भी है। क्योंकि साइंस इसलिए है क्योंकि इसका कुछ नियम कानून है, इसको कुछ स्टेप्स है, इसको कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च के लिए इंटरव्यू करते हैं। तो पहला तो चीज हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी को इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस लिए मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स हमको बता देंगे कि हमारा क्या क्या वेरिएबल्स है। हाँ, जो हिंदी में हम लोग कहते हैं चर कहते हैं, वो चर क्या क्या है और उस संबंध में मुझे किस तरह का डाटा चाहिए, उस हिसाब से हमको प्रश्न को सजाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, और जिस मिलियू में, जिस एनवायरनमेंट में आप बात करने जा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। जो इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं वो तो कंफर्टेबल होंगे ही, हाँ, और जिसको इंटरव्यू आप कर रहे हैं उसको भी बहुत एक अच्छा परिवेश, जिसको हम लोग कहते हैं, वो देना चाहिए। एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए कि वो बोल सके। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो बोल पाएंगे, उसको इतना कंफर्टेबल कर देना चाहिए कि वो अपने आप क्रिएटिवली आपका प्रश्न का वो उत्तर देंगे। अच्छा, पहले शुरू करने के पहले ही आपको उनको बोलना चाहिए कि किस संबंध में आप उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या क्या प्रश्न हो सकता है, और अगर वो बोलना नहीं चाहते हैं तो आप उसको जोर जबरदस्ती मत कीजिए। इसलिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना चाहिए उनका, जिसके साथ आप बात करने के लिए जा रहे हैं। एक तो चीज है। दूसरा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि किस लिए और क्या क्या संबंध में आप उनको प्रश्न करेंगे। तो बैकग्राउंड जब हो जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ, आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट। उसका इस तरह का वो एक मनोभाव बनाना पड़ेगा आपको। तो एक तो वो बैकग्राउंड तैयार करना है, उसको जानना है, क्योंकि जिसके साथ आप बात करने के लिए जा रहे हैं, हाँ, उसको तो आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि वो किस तरह का आदमी है, किस तरह का वैल्यूज है, कैसे बातें करते हैं वो। और दूसरा चीज ये है कि आजकल हम लोग अक्सर रिकॉर्ड करते हैं।
तो ये भी आपको उसके उसके साथ बात करके ये तय करना है कि आप रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या नहीं। जैसे मैंने कल भी आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड किया जाए। तो अगर इस तरह का वो पहले से ही बता देते हैं आपको कि रिकॉर्ड मत कीजिए, तो आपको उसमें जाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को जानना है कि हमारा ये इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या चर, क्या क्या वेरिएबल्स के संबंध में मुझे जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। कभी कभी ऐसा होता कि जब ये आपका दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपको क्या क्या प्रश्न करना है। और कभी कभी ऐसा होता कि हम जब उनको प्रश्न करते हैं तो हम थोड़ा सा स्पिल ओवर हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर का बात कर लेते हैं। तो ये आपको एक क्या प्रश्न करना है ये तो जरूरी है आपको जानना, लेकिन उसके साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या ना करना है, क्या क्या प्रश्न ना करना है, व्हाट नॉट टू आस्क, अंग्रेजी में हम लोग जब कहेंगे। तो ये दो चीज थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास जब आप तैयारी करते हैं ब्रॉडली, मोटा तौर पे अगर आप प्रश्न लिख लेते हैं तो एक के बाद एक आप प्रोसीड कर पाएंगे, स्पिल ओवर इधर उधर आप भटकते नहीं रहेंगे। एक तो ये है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं किसी को, हम रिसर्चर है तो हम जब जाते हैं उसको दिखाएंगे कि मैं कितना जानता हूँ, हाँ मैं जो सब्जेक्ट संपर्क मेरा इतना ज्ञान है। कभी कभी आप टेलीविजन में भी देखेंगे, रेडियो में भी देखेंगे कि जो इंटरव्यूअर है वो ज्यादा बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। इंटरव्यूअर का काम है कि टू फिश आउट इंफॉर्मेशन, हाँ उनको आप कितना उससे आप कितना ले पाएंगे, इसलिए आप ज्यादा मत बोलिए, उसको बोलने का मौका दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत पहले वो फ्रॉस्ट करके बीबीसी में एक इंटरव्यूअर था जो बहुत अच्छा उसको माना जाता था। तो फ्रॉस्ट कभी एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करते थे। वो जिसके साथ बैठते थे बात करने के लिए वो कहेंगे कि एंड देन, उसके बाद क्या हुआ, बस इतना ही, तो वो बोलते रहेंगे। सो इस तरह का। तब आप इस तरह का शब्द यूज करके वो जितना फिश आउट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। जरूर जो रिसर्चर है उसका बहुत ज्ञान है क्योंकि वो बहुत रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर चुके हैं, बहुत पढ़ाई किया इसके बारे में, लेकिन तब भी उसको उस समय चुप हो जाना चाहिए क्योंकि आपको इंटरव्यू लेना है, कम बोलना है, उनको ज्यादा बोलने का मौका देना है। तो ये चीज हम लोग को कई प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरव्यू लेने के या इंटरव्यू के। तो उसमें है कि शॉर्ट, जैसे आप बता रहे हैं कि शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बायस ना हो, ऐसा ना लगे। और भी कई रूल्स होते होंगे इंटरव्यू के। कभी कभी ऐसा होता है कि तो जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ रूल्स होते हैं इंटरव्यू के, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में वो शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, या जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, किसी भी तरह का बायस नहीं जाहिर होना चाहिए। और क्या क्या प्रिंसिपल्स या रूल्स होते हैं इंटरव्यू में? हाँ, ये तो आपने दो तीन चीज आपने बता ही दिया, लेकिन इसके साथ एक हम लोग कहते हैं कि लीडिंग प्रश्न करते हैं। इसका मतलब मैं जो चाहता हूँ, इंटरव्यूअर जो चाहते हैं, जिस तरह का आंसर चाहते हैं, जिस तरह का उत्तर चाहते हैं, उसी तरह का उसको लीड करते हैं। हाँ, देखिए ये बहुत खराब है, हाँ खराब है ना, तो कहेंगे हाँ जरूर एक तो खराब है और ये ठीक नहीं है ना, तो वो कहेंगे कि हाँ, तो आप लीड करते हैं। ये इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपका जो बायसनेस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, तो वो आप लीड मत कीजिए, नहीं तो आपका जो डाटा होगा वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा।
जी। तो ये इसके बारे में हम लोग को बहुत सावधान होना पड़ता है। तो इसलिए जब हमारा जो सब्जेक्टिविटी है, जो बायसनेस है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो आइडियोलॉजी का हो, ये और पॉलिटिकल हो, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं उस तरह का शब्द आ जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा सावधान हम लोग को रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्लानिंग करते हैं जब हम इंटरव्यू के लिए, तो वो लिख लेना चाहिए। हाँ, आप देखेंगे जब आप लिखेंगे क्या क्या ये प्रश्न होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ओ ये शब्द तो ठीक नहीं है, जो मैंने ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये बायसनेस दिखाते हैं। तो आप चेंज करके जितना हो सके अनबायस्ड वर्ड्स उसमें लाइए। एक तो वो चीज है। दूसरा, कभी कभी हम बहुत जानते हैं, हम पढ़ाई लिखाई किया इसमें, बुक रिव्यू किया और ये सब, तो हमारा एक नॉलेज लेवल ज्यादा हो जाता है, तो हम ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। जैसे सोच लीजिए हम लोग कम्युनिकेशन का है, तो हम बहुत सारे मॉडल्स और थियोरीज पढ़ चुके हैं, तो हम वो बाद में हम जब बात करता हूँ मैं कंफ्यूजन के बारे में, कंफ्यूजन ना बोल के, दुविधा ना बोल के, तो मैं उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोल देते हैं। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो कम्युनिकेशन का है वो तो अच्छा से समझ पाएंगे, लेकिन जिसको मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो शायद उसको इसके बारे में, दो शब्द के बारे में उनको पता नहीं है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कॉमन शब्द, ज्यादा से ज्यादा आम तौर पे जो हम शब्द यूज करते हैं बातचीत करते समय, उसी तरह का शब्द इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जितना शॉर्ट, जितना सिंपल हम रख सकते हैं, क्योंकि मेरा काम वहाँ, मेरा ज्ञान जो है वो फैलाना नहीं। मेरा जो काम है कि मैं कितना उनसे ले सकता हूँ, कितना इंफॉर्मेशन, कितना डाटा उनसे मैं ले सकता हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाना चाहिए जब हम इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव पहले से ही तैयार है। वो ऑब्जेक्टिव हमको लीड करेंगे कि मैं किस तरह का प्रश्न, किस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मैं लिख लेता हूँ तो एक तो वो डायरेक्शन आ जाएगा मेरा इंटरव्यू में, इधर उधर मैं भटकते नहीं रहेंगे। और दूसरा है कि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मेरा वो सिंपल रहेगा, स्ट्रेट रहेगा और मुझे इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि रिकॉर्ड करेंगे क्या नहीं। अगर रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड करने का इजाजत मिल जाता है, तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में आप ट्रांसक्राइब करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या लेना है और क्या क्या बाहर रखना है, नहीं देना। तो ये इंटरव्यू जो टूल है वो क्वेश्चनर से काफी बेहतर होता है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्ड करें ना करें आपके, लेकिन इसमें रिस्पोंडेंट जो हैं वो रिस्पॉन्ड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट कर लेते हैं और आप उनसे उनके वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर को देख पाते हैं, उनके मैनर को देख पाते हैं। तो कई चीज़ें आप उसमें भी रिकॉर्ड कर पाते हैं अगर आप इसका कंपैरिजन करें क्वेश्चनर से। तो जनरली इंटरव्यूज इग्नोर नहीं किए जाते, और इसमें जब क्वेश्चनर इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चनर जिस तरह आप बता रहे थे कि उनका एक फॉर्मेट होना चाहिए, उनकी एक रिलेवेंस होनी चाहिए। तो इसमें जब हम क्वेश्चनर इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह आपने बताया स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, और क्या दोनों का मिक्स भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाया लेकिन उससे कई बातें निकल आई जिस रिस्पॉन्डेंट से, तो आप उसमें से भी फिर सवाल निकाल रहे हैं, या उसका मिक्स अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का मिक्स भी हो सकता है, या दोनों को अलग रखना चाहिए? डिपेंड्स। अगर आप थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव और गहराई में जानना चाहते हैं, तो उसको तो अनस्ट्रक्चर हो सकता है। अनस्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं कि आप उनको अलाउ करेंगे कुछ और बोलने के लिए उसको, क्योंकि हम जब किसी से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस एनवायरनमेंट में है, उसका सोशियो कल्चरल जो एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहे हैं,
जहाँ से वो बोल रहे हैं, हम्म, जहाँ से उसका वो इस संबंध में उसका इंसाइट, जो अंतर्दृष्टि हम लोग कहते हैं, वो आया है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग को जानना चाहिए। हाँ, क्योंकि सिर्फ उत्तर हाँ ना से हम उसको मिस कर दे रहे हैं। किस लिए एक आदमी इस तरह का बोल सकते हैं, किस लिए इस आदमी इस तरह का सोच सकते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट को पेंट करने के लिए, उसका थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग को थोड़ा उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। वो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड में वो आ जाता है। तो यस, मेरा ख्याल से अगर आप स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं तब तो आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है, जिस तरह का आपको डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन, वो तो मिल जाता है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लाएंगे तो वो जो एनवायरनमेंट है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक असली उद्देश्य है, मकसद है, वो आ जाएगा आपके पास। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत दोनों का मिक्स कर लीजिए। अनस्ट्रक्चर्ड में हम बहुत गहरे तक जा सकते हैं। जी। तो कई तरह के क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी होती है जब इंटरव्यू हम लेते हैं, तो उसमें फनल क्वेश्चनिंग से भी स्टार्ट होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं उसके बाद। हाँ, तो हाँ। इसको अगर आप डिफाइन कर पाएं कि फनल क्वेश्चनिंग क्या होती है और इन्वर्टेड फनल क्वेश्चनिंग क्या होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरह से नैरो और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हाँ, जाते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड यही तो जी पूछ रहे जी हैं जी आप। जी। हाँ, देखिए, हमारे पास हर समय जो शुरुआत करते हैं कुछ चीज का, जब हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओपन एंडेड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उदाहरण है ऐसे ही कि सोच लीजिए आजकल कोई भी शहर में अगर हम लोग चले जाते हैं तो सोच लीजिए ब्रेकफास्ट सुबह का जो हम लोग नाश्ता लेते हैं। जी पहले तो गांव में एक तरह का हमारा नाश्ता होता था, एक तरह का आइटम होता था, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन शहर में आजकल बहुत वैरायटी है। डबल ब्रेड होते हैं, आपका पूरी भाजी होते हैं, आपका तरह तरह का साउथ इंडियन इडली डोसा और पराठा और सब सब बहुत आते हैं। तो सोच लीजिए आप फूड हैबिट के ऊपर आप एक रिसर्च करना चाहते हैं और आपका ये बहुत क्लियर है कि आप ब्रेकफास्ट लोग क्या लेते हैं, दोपहर का खाना क्या खाते हैं, शाम का खाना, रात का खाना क्या लेते हैं, इसके बारे में। तो हमको पहले जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में हमको प्रोसीड करना है कि हमको घूम के लोगों से बात करके देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, और कौन सोशल इकोनॉमिक लैडर का क्या क्या वो लोग ले सकते हैं और क्या क्या लेते हैं। हाँ, तो उसको जब हम मुझे मिल जाता है बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, तब उसको मैं, हाँ, पहले तो मैं उसको पूछूंगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कि आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेते हैं, सुबह का नाश्ता आप क्या करते हैं। तो वो कहेंगे कि इडली डोसा, कोई कहेंगे डबल ब्रेड, कोई कहेंगे रोटी सब्जी पूरी भाजी, इस तरह का वो बोलते रहेंगे। ठीक है, तो आप कलेक्ट करते रहिए। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्ड और क्लोज एंडेड प्रश्न करेंगे तब आप लिखेंगे आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेते हैं, नीचे दिए गए जो आइटम्स है उनमें से आप टिक कर दीजिए। और उसमें ये भी हो सकता है कि उससे एक से ज्यादा आपके पास उत्तर हो सकता है, तब वो क्लोज एंडेड हो जाते हैं। दो एडवांटेज इसके लिए है कि क्लोज एंडेड में कि आप आपके पास पूरा सजा हुआ है, उनमें से कितने लोग पूरी भाजी कहा, कितने लोग पराठा कहा, कितने लोग आपको इडली डोसा कहा, ये देन यू कैन टेक आउट परसेंटेजेस और आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाके अनस्ट्रक्चर्ड, तो वो लोग कहेंगे कि सुबह देखिए हम लोग तो डबल ब्रेड लेते हैं, बटर और ये सब लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सुबह, क्योंकि वो 7 बजे मुझे निकलना है, तो वो कुछ तैयारी करने का, वो किचन में जाना ही नहीं। तब हम उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो
लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी आ जाता है, और एक क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये बहुत सहायक होता है। जी। तो जो फनल क्वेश्चनिंग जिसको कहते हैं कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और फिर वो नैरो और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर जाती है, हाँ और फिर इन्वर्टेड फनल क्वेश्चनिंग जो कि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और फिर वो जनरल क्वेश्चंस पे जाती है। इसी तरह हाँ। क्वेश्चन जब हम करते हैं इंटरव्यू में तो मिरर क्वेश्चनिंग भी होती है, प्रोब क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो उनमें क्या फर्क है और ये क्यों किए जाते हैं इस तरह के सवाल? वो तो आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या उससे आपका उद्देश्य क्या है। जी। वो आपको ना हम्म, देखिए, जो हम लोग जब रिसर्च के लिए जब प्रश्न करते हैं, हम्म, वी हैव टू बी वेरी, वो क्या कहते हैं, वो ब्लाइंडर हम लोग को पहन के जाना है। जैसे घोड़े को हम ब्लाइंडर देते हैं कि वो सीधा देखे, इधर उधर ना देखे, तो उसी तरह का हम लोग को ब्लाइंडर लेके, और ब्लाइंडर हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके मैं इनको इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा। जी। तो जिस तरह मिरर क्वेश्चनिंग में आप उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और प्रोब हाँ, क्वेश्चनिंग में ताकि एक्सप्लेनेशन मिल जाए। आपको जी। आपको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म, तब आप तो कॉरोलरी प्रश्न हर समय आप कर सकते हैं। हम्म, जैसे अगर आप कहें, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा था आपको, तो आप क्यों से XYZ टाइप ब्रेकफास्ट आप लेते हैं, हम्म, क्यों लेते हैं? हम्म, तो जब आप क्यों कहेंगे तो वो बोल देंगे कि सुबह मेरा कॉलेज है, सुबह मेरा ऑफिस जाना है, और मैं जा नहीं पाता हूँ, और कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, मेरा बस आ जाता है। इस तरह का सब हम्म, रीजनिंग आ जाएगा। जब रीजनिंग आ जाता है, तब वो आप क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत डिगिंग करते हैं कि जी। इसके पीछे क्या बात है, वो बताओ थोड़ा। हम्म, हाँ, जैसे बहुत सारे मेरा जो फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स, वो लोग कहें कि सुबह साड़ी पहन के कॉलेज जाना, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाना बहुत मुश्किल होता है भाई। हम्म, वो जीन्स हमारे लिए बहुत है, ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं, तो सिंपल सा है उनकी, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो जी। ये जो बैकग्राउंड हम लोग को मिल रहा है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप साथ ही जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटेंसिव इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू का जब इस्तेमाल हम्म क्वालिटेटिव हम्म रिसर्च में किया जाता है, उस हम्म पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या हम्म इसमें छोटे सैंपल लिए जाते हैं, क्या इन डेप्थ इंटरव्यू जो होते हैं, इंटेंसिव इंटरव्यू होते हैं, वो लेंदी हम्म, ऑब्जर्वेशन होता है रिस्पोंडेंट्स के हाँ नॉन वर्बल हाँ रिस्पॉन्सेज, क्या क्या वो लंबे होते हैं और क्या वो कस्टमाइज किए जा सकते हैं? तो इसमें क्या-क्या यूनिक होता है इंटेंसिव इंटरव्यू में? देखिए, इंटेंसिव इंटरव्यू तो आप किसी को कुछ संबंध में बोलने का मौका दे रहे हैं। जी। सपोज मैं अभी थोड़ा बहुत फिल्म के स्टडीज करता हूँ, तो मैं इसे हमारे यहाँ एक बार श्याम बेनेगल जी आए थे, तो उनसे बात हो रहा था। तो ये जो हमारा हिंदी फिल्म्स में, जो बॉलीवुड फिल्म्स हम लोग कहते हैं, जी। उसमें आप देखिए फॉर्मूला एक आ जाता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। कि उसमें 4-5 गाना रहेगा, 4-5 डांस रहेगा, जी। मारपीट रहेगा, और एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगा, और एक विलेन होगा। जी। और तब हम लोग इसको सजाते हैं, इंसिडेंसेस उसमें आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और 2 घंटे तक हम इसको बीनना शुरू करते हैं, एक स्टोरी जिसको वी गो ऑन वीविंग अ स्टोरी। तो मैंने जब श्याम बेनेगल जी आए थे यहाँ, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा कि इस तरह का ये फॉर्मूला हम लोग को कहाँ से मिला? ये तो बॉलीवुड से, क्योंकि फिल्म बनाना और फिल्म एज अ सब्जेक्ट वो पश्चिमी देश से आए हैं मेरे पास। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा एक लिंक है, जो फिल्म के पहले हम लोग यात्रा देखते थे। यात्रा देखते थे, और गांव में हार्वेस्ट जब हम फसल करते हैं, हाँ,
तो उस समय उसके बाद लोग जब काम थोड़ा सा कम हो जाता था तो उस समय हार्वेस्ट फेस्टिवल के समय यात्रा देखते थे लोग। और उस समय क्या होता था, एक सीन के बाद दूसरा सीन आने के बीच में जो समय होता था, हाँ, क्योंकि उन लोग को कॉस्ट्यूम चेंज करना है, थोड़ा सा जो सजावट है उसको चेंज करना है, तो हम गाना दे देते थे, एक डांस दे देते थे। तो इसलिए इसको ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मेट है, इसको ही हम लोग अपनाया हमारा बॉलीवुड फिल्म में, नहीं तो इंडियन फिल्म में आप बोल सकते हैं। तो ये जो उनसे मैं जब बात करना, बहुत देर तक हम लोग का बात हुई और आधा घंटा 45 मिनट मेरा ख्याल से इस संबंध में हम लोग बात करें। दिस काइंड ऑफ इंसाइट आपके पास आएगा जब आप थोड़ा सा इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं। और उससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो बैकड्रॉप, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, वो थियराइजेशन के लिए और नहीं तो कुछ चीज़ों को जानने के लिए गहराई से ये सहायक होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इन डेप्थ इंटरव्यू बहुत जरूरी है। आप उनको सिर्फ ये पूछ नहीं सकते हैं क्यों ये फॉर्मूला है, वो कहेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन क्यों आया, कैसे आया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस संबंध में हम लोग को अगर जानकारी लेना है तब थोड़ा बहुत उनके साथ अच्छा से बैठ के, समय दे के, 2-3 कप चाय पी के, बीच बीच में और कुछ बातें करके फिर वापस आना है। तो आपको समय देना है इसके लिए इंटरव्यू, और एक ही सीटिंग में नहीं होता, 2-3 सीटिंग शायद आपको जरूरी होगा। जी, तो वो लंबे होते हैं हाँ, वो लंबे होते हैं बहुत बहुत। मैं तो जानता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ, वो तो इंटरव्यू बेस्ड, इंटरव्यू करने के बाद वो बहुत सारे किताबें लिखे हैं इंटरव्यू बेस्ड। उसमें जो उसको इंफॉर्मेशन, इंसाइट मिला है, उसको वो दूसरे ढंग से सजा के किताब लिखे हैं। इन डेप्थ तो चाहिए उसके लिए। और वो इंटरव्यू, जो इन डेप्थ इंटरव्यू है, वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि रेपो कितनी अच्छी है इंटरव्यू और रेस्पोंडेंट में। एग्जैक्टली वो ट्रस्ट करते हैं क्या नहीं, कि आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कौन है, वो कौन है, और आप दोनों में कैसे संबंध है, वो निर्भर करता है। और जिस तरह आपने कहा कि एक सेशन से ज्यादा 2-3 सेशन भी हो सकते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू में, अनलाइक पर्सनल इंटरव्यू में जिसमें सभी रेस्पोंडेंट से एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कुछ मिनटों में वो खत्म भी हो जाता है। तो उसके मुकाबले जो इन डेप्थ इंटरव्यू है वो लंबा होता है और एक उसमें रेस्पोंडेंट के साथ एक रेपो हो जाता है, बहुत जरूरी है। वो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि टू ओपन अप द पर्सन। आपका वो जो स्किल, जो आर्ट आपने कहा था, आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग, ये टू ओपन, क्योंकि हम सब लोग, दरवाजा हमारा बंद है अंदर का, इसको खटखटा के उसको खोलना है, तब वो जो आप जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए रैपो बहुत जरूरी है। जैसे शूटिंग करने के पहले हम लोग रेकी करते हैं, एक बार वो जाके एनवायरनमेंट देखते हैं, अच्छा कैसे करना है, कहाँ मुझे कैमरा रखना है, कहाँ कहाँ से दिक्कतें आ सकते हैं, सूरज कहाँ रहेगा, लाइटिंग कैसे करना है, ये सब जैसे देखें, उसी तरह का उनके साथ एक रैपो, एक वार्मथ, एक अच्छा रिलेशनशिप करने के बाद तब आपको एंट्री मिलेगा। जी। तो अगर हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर बात करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर बात करें इंटेंसिव इंटरव्यू के, तो इसमें हमें बहुत एक वेल्थ ऑफ डिटेल मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटेंसिव या इन डेप्थ इंटरव्यू के? इन डेप्थ इंटरव्यू देखिए, ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, मुझे एक रिसर्च करना है, मैंने बहुत बातें सुन लिया, बहुत इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, और उनमें से सोच लीजिए कि 50%, 40% मैं यूज करूंगा, बाकी आप रख सकते हैं। और जैसे जैसे देखिए, हम लोग जो रिसर्चर है और जो लाइफ लॉन्ग रिसर्च करते हैं, जो लाइफ लॉन्ग एक मुद्दे के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ये चीजें, ये रिजर्वर हो जाता है, हाँ, एक लाइब्रेरी की तरह हो जाता है, क्योंकि यू कैन गेट बैक टू इट, और 3-4 साल बाद, 10 साल के बाद दोबारा आप जब देखेंगे, उनको सुनेंगे, पढ़ेंगे,
हाँ, तब आपका न्यू इंसाइट आ जाता है। हाँ, तो ये जो इन डेप्थ इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहाँ रहते हैं, जब आप तत्क्षणात आप तुरंत आप शायद यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो यूज हो सकता है। ये एक रिसोर्स के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्योंकि इन डेप्थ इंटरव्यूइंग के लिए कहा जाता है इट्स टिपिकली डन विद नेगेटिव नॉन पॉइंट रैंडम इससे सैंपल। नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट एक ही चीज है कि जब कोई रिसर्च सीख रहा है, सोच लीजिए एक 22 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, जब वो रिसर्च करना शुरू करते हैं तो उनका इंसाइट उतना नहीं होता है। हाँ, तो फिर वो शायद उसको गड़बड़ा देंगे, ठीक से प्रश्न कर नहीं पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता कि वो दोनों में झगड़ा हो जाता है। हाँ, फिर इंटरव्यू बीच में से ही आपको कट करना पड़ता है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, जो कि बहुत कीमती होते हैं उस तरह के इन्फॉर्मेशन, तो उससे आप वंचित हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग अगर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग जो मास्टर्स डिग्री में हैं, पीएचडी में हैं, उनका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का जरूरत है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि किस तरह का प्रश्न करना है, कैसे अप्रोच करना है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए जरूरी है। जो टीचर है, सोच लीजिए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया इसमें है, वो लोग मेरे ख्याल से अच्छा, क्योंकि मैच्योरिटी थोड़ा चाहिए। हाँ, इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए, और आपको जानना भी चाहिए कि किस विषय में आप बात कर रहे हैं। व्हेन यू आर यंग उतना मैच्योरिटी नहीं आते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपका उम्र कम है, आपका एक्सपोजर कम है। जब एक्सपोजर बढ़ते हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स कर लेते हैं, और आप थोड़ा बहुत 2-3 प्रोजेक्ट, 2-3 रिसर्च रिपोर्ट लिख चुके हैं, तो वो जो मैच्योरिटी आते हैं, उस समय क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए आप प्रिपेयर्ड है, जिसको आपका तैयारी हो चुके हैं इस तरह का। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग पहले से ही यंग बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करना शुरू करो, वो थोड़ा बहुत ठीक से कर नहीं पाएंगे। यही एक डिसएडवांटेज तो मैं देखता हूँ, और अदरवाइज इट इज समथिंग दैट शुड बी डन ओनली बाय मैच्योर्ड पीपल। तो अगर हम इसके प्रोसीजर पर बात करें इन डेप्थ इंटरव्यू के, तो इन डेप्थ इंटरव्यू के में क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? मैं सुन नहीं पाया, क्या? जी, इन डेप्थ इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होता है? वो तो मैंने आपको बोला कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि एक आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ द स्टडी। उसके बाद आपने ये तय कर लिया कि मैं इन डेप्थ इंटरव्यू करूंगा, कि मेरा क्वेश्चनियर और इससे इस तरह का जो इंफॉर्मेशन मिला उससे काम नहीं होगा, क्योंकि मैं जो उद्देश्य लिखा है वो मैं उसके लिए ज़्यादा से इंफॉर्मेशन नहीं पाएंगे। तो जब ये हो जाता है, तब आप किसको इंटरव्यू करना है, आप सोच लीजिए कि जो मैच्योर्ड जर्नलिस्ट है उनसे आप बात करना चाहते हैं, आज का जो हमारा जर्नलिज्म है उसके बारे में। नहीं तो आप उनको पूछना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अभी आ गया हमारा हाथ में, इसका कैसे प्रभाव हो रहा, और हमारा जर्नलिज्म का जो एक क्रॉस रोड पे आ गया, वो कहाँ जाएगा, इसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो अभी 22 साल 24 साल का जो रिपोर्टर है, आप उनसे बात कर नहीं पाएंगे इसके बारे में, जिसका एक लंबा बारी खेल चुके हैं, सोच लीजिए 20-30 का साल का, वो इसके बारे में बोल पाएंगे। जैसे एन राम, वो बहुत अच्छा ढंग से बोल पाएंगे, नहीं तो अरुण शौरी जो इतना प्रैक्टिस किया जर्नलिज्म, वो बोल पाएंगे। जो अभी
चले गए हैं, लेकिन पीपल लाइक निहाल सिंह, पीपल लाइक यू नो मैच्योर पीपल, शेखर गुप्ता, ये लोग आपको बोल पाएंगे कि हम किस दिशा पे जाएंगे। तो इन लोगों से बात करने के लिए आपको अच्छा से प्रिपेयर करना है। तो वो तो पहले तो किसको आप इंटरव्यू करेंगे वो देखना पड़ेगा, और किस चीज के बारे में उनको पूछेंगे। ये सब पहले तैयारी करके फिर उनसे बात करना है। जिन लोगों को आप इंटरव्यू करना चाहते हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है, जाके जो एक बार मिलना है, ईमेल भेजना है, जो एक कॉल करना है, ये सब करके एक रैपो जिसको कहते हैं, पर्सनल लेवल पे एक रिलेशनशिप बनाना है। एंड देन slowly you should get into their bubble, their environment, and then only you should get. So it takes time. जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए मैंने उस दिन भी बोला ग्रुप डिस्कशन और के स्टडीज में भी ऐसा ही आएगा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए भी आ जाएगा। तैयारी बहुत करना पड़ता है और समय लगता है। जी, समय लगता है। तो क्या इंटेंसिव इंटरव्यू को ऑनलाइन भी किया जा सकता है कि स्काइप के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी और सॉफ्टवेयर से? ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको ट्रैवल करना नहीं, दूर दूर ही रहना है, तो आप उनका फोन नंबर ले लीजिए, उसको ईमेल भेज दीजिए। आप उनके साथ एक रैपो बनाने के बाद आप बारी बारी में उनसे बात कर लीजिए। उनको बोलिए कि ठीक है, आज मैं XYZ के बारे में बात करेंगे सर, तो आप नहीं तो मैडम, और किस समय ठीक होगा, आप किस समय फ्री रहते हैं, तो उस हिसाब से आप बारी बारी में उनसे बात कर लीजिए। एक सिटिंग में नहीं हो सकता है। तो लेकिन वो अगर आप देखेंगे कि आप 10 बार उनसे बात किया, लेकिन उसमें एक डेप्थ है, एक डेवलपमेंट है। अब जैसे शुरू किया था, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब बहुत गहराई में चले जाते हैं। ये तो मेरा ख्याल से टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस फॉर इन डेप्थ इंटरव्यू, और रिकॉर्ड भी हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि हम इन डेप्थ इंटरव्यू का इस्तेमाल क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू को कहा जाता है कि वो सर्वे में इस्तेमाल होता है, तो पर्सनल इंटरव्यू इन डेप्थ इंटरव्यू से किस तरह अलग है, और इसमें कौन क्या वही स्टेप्स लिए जाते हैं जो इन डेप्थ इंटरव्यू में लिए जाते हैं? पर्सनल इंटरव्यू अगर सिर्फ वो उस व्यक्ति के बारे में संबंधित है, तो वो कितना बोलेंगे, कितना ओपन अप होंगे, वो तो निर्भर करता है कि आप उनसे बात करके आप करेंगे। ये अगर रिलेटेड टू आपका रिसर्च होता है, रिसर्च से संबंधित होता है, एंड आप वो पर्सनालिटी को उसका जो प्राइवेसी है उसके बारे में, उसका जो बैकड्रॉप है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये होगा कि वो कितना बोलना चाहेंगे आपको। जी, तो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू का, मतलब इंटरनेट के अलावा और मेल के अलावा और कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू के अलावा? हो सकता है कि आप वो देखिए, पर्सनल इंटरव्यू का जो है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है कि आप पर्सन को और उनका लाइकिंग और डिसलाइकिंग को आप खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, और उससे उसका मुंह से आप चाह रहे हैं कि वो बोले, तो वो जो आपका क्रेडिबिलिटी है वो भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कभी कभी एक पर्सनालिटी के बारे में जब आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल साइड एक तो है, लेकिन उसके साथ आप उनका पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग वो भी लाना चाहते हैं, तो वो कितना ओपन अप होंगे वो भी। दूसरा चीज ये है कि रियली आपके लिए जरूरी है रिसर्च के लिए, अगर जरूरी नहीं है तो आप मत कीजिए, लेकिन इतना अच्छा संबंध होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल इंटरव्यू बाद में आ जाता है, आपका रिसर्च हो गया, लेकिन आपका उससे संबंध एक जो आपका मित्र बन गया है, तो आप इंटरव्यू के बाद भी उनसे मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि 6 महीने 1 साल के बाद आपका संबंध है, आप मिलते जुलते हैं,
आप बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं बहुत सारे चीज के बारे में, जो उनका भी लाइकिंग है और आपका भी अच्छा लगता है, तो उस समय धीरे धीरे ओपन अप होगा। ये इस तरह का चीजें आप नहीं बोल सकते हैं कि चलिए मैं आपका अभी प्राइवेसी और आपका पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करना चाहिए। वो सब नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे थोड़ा सा उसको, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग डाउन ऑफ द पर्सन, हाँ, वो करना चाहिए। तो ये बाद में आता है, झटपट नहीं आ जाता। तो अंत में मैं आपसे बस यही समझना चाहूंगी कि जब हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, जो कि ज्यादातर सर्वे में इस्तेमाल होता है, तो उसको उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते पर्सनल इंटरव्यू का हैं? जी। वही तो, मेरिट डिमेरिट के बारे में उतना तो मैं क्या कहें, तो रिसर्चर बताएंगे। लेकिन मेरा हर समय ये होगा एज ए रिसर्चर, मुझे ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कितना जरूरी है, मेरे रिसर्च के लिए। अगर रिसर्च के लिए जरूरी है तब तो मुझे टाइम एंड अगेन मुझे वो प्लग इन करना पड़ेगा, मुझे जाके उनको बोलना पड़ेगा। अगर जरूरी नहीं है और ये सिर्फ एक डेकोरेटिव मटेरियल होगा, तब तो मैं उसको परस्यू नहीं करूंगा, अगर वो बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसका मेरिट डिमेरिट के लिए नहीं है, मुझे जो देखना है मेरा तरफ से नहीं, रिसर्च के तरफ से ये कितना जरूरी है वो देखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शिशिर बासु। आपने इंटरव्यूइंग पर मीडिया रिसर्च में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, और कितने तरह से किया जा सकता है। इन डेप्थ इंटरव्यू पे आपने बात की, पर्सनल इंटरव्यू पे बात की, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग मीडिया से जुड़े हैं या मीडिया रिसर्च में इंटरेस्ट है, उनको इससे ज़रूर फायदा हो। धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। ओके।